गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन सितंबर के लिए आईसीए के स्टडी मटेरियल से अकाउंटिंग में चैप्टर 1 में यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये चैप्टर हमने कवर्ड कर लिया था। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉडल से। टेस्ट योर नॉलेज, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये फॉल्स स्टेटमेंट। नेचर ऑफ बिजनेस तो देखा ही जाएगा ना। अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हैं तो फर्नीचर आपके लिए क्या होगा, असेट होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, आप उसे खरीदोगे। पर अगर आप फर्नीचर का ही बिजनेस खरीदते हो, करते हो और आप उसे डेली खरीदोगे, बेचोगे, तो वो आपके लिए स्टॉक होगा और स्टॉक परचेज, खरीदना, बेचना, वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस तो देखा ही जाता है ये जज करने के लिए कि कोई एक्सपेंस आपके लिए रेवेन्यू नेचर का होगा या कैपिटल नेचर का होगा। तो पढ़ लेते हैं इसका फटाफट। क्या दे रखा है उन्होंने, फॉल्स है। द नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर। किसी भी एक्सपेंडिचर को सेपरेट करने के लिए, मीन्स बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू में बांटने के लिए नेचर ऑफ बिजनेस देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर में डील करते हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बट फॉर एनी अदर ट्रेड द परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा एंड शोन एज ए असेट इन द बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेजर रिपेयर, आपने बहुत बड़ा रिपेयर कराया है किसी असेट पर, सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई है। तो आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी असेट पे आप कोई ऐसा एक्सपेंस करते हैं जिससे उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती है या कॉस्ट कम होती है, आपके खर्चे में कोई कमी आती है, तो वो एक्सपेंस जो है वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा। पर यहाँ बोल रहा है ये रेवेन्यू नेचर का होगा। ये फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं किसी भी असेट पे अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंस करते हैं जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है या कोई कॉस्ट कम होती है, तो वो कैपिटल नेचर का होता है। ये फॉल्स है स्टेटमेंट। एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेजर रिपेयर क्या है असेट पे, सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी है, इज कैपिटल इन नेचर। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड एज ए लॉयर फी, आपने किसी वकील को, लॉयर को फीस दी है। टू डिफेंड अ सूट, डिफेंड मतलब बचाव करना, अ सूट मतलब कोई केस फाइल किया था, क्लेमिंग दैट द फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आपकी ज़मीन को बचाने के लिए, आपकी ज़मीन पे कोई और केस दावा कर रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, तो आपने अपनी फैक्ट्री साइट को बताने के लिए आपने लॉयर को मतलब हायर किया था ताकि वो केस लड़ सके कोर्ट में। तो लॉयर को जो फीस दी है अपना टाइटल बचाने के लिए कि वो फैक्ट्री आपकी ही है उस ज़मीन पर, वो कैपिटल नेचर की होगी नहीं, ये रेवेन्यू नेचर की होगी। कोई इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। फॉल्स, लीगल एक्सपेंसेस इंकर टू डिफेंड मतलब बचाव करना, सूट क्लेमिंग दैट फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ इज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ असेट। आप मेंटेन कर रहे हैं, अपना टाइटल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाय दिस एक्सपेंसिव नाइदर एनी इंड्यूरेबल बेनिफिट कैन बी ऑब्टेन इन फ्यूचर, ना तो आपको कोई फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा इस खर्चे से। इन एडिशन टू दैट व्हाट इज प्रेजेंटली अवेलेबल, नॉट द कैपेसिटी ऑफ द असेट विल बी इंक्रीज, और ना ही कोई लैंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एन असेट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नॉलेज के लिए बता दें, जब आप किसी पे केस करते हैं तो एक प्लेंटिफ होता है और एक रिस्पोंडेंट होता है, ठीक है। आप केस दायर करेंगे किसी पर, जैसे मैं आप पे केस कर रहा हूँ, तो एक तो होता है कंप्लेनेंट जिसने शिकायत दर्ज की है, ठीक है, शिकायत दर्ज करता है, मैंने कंप्लेंट की है तो मैं कंप्लेनेंट हो गया। और एक होता है रिस्पोंडेंट, आप रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। तो दो पार्टी होती हैं किसी भी केस में। और जैसे राम वर्सेस श्याम का मतलब होता है तो समझते ही आप, राम वर्सेस लिखा आता है तो राम बनाम श्याम, तो ये जिसका नाम पहले आ रहा है उसने इस पर केस किया है। जैसे मेरा नाम अंकित है और आप मान लीजिए आपका नाम गौतम है, तो अंकित वर्सेस गौतम, कि अंकित ने गौतम पे केस किया है। तो पहले जिसका नाम आ रहा है वो उस पार्टी ने दूसरी पार्टी पे केस किया है। एक होता है कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन दाखिल की है, एक होता है रिस्पोंडेंट जो बचाव करेगा अपना। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन, कोई मशीन का पुर्जा खराब हो गया था, आपने उसे हटाया, रिप्लेस किया, इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये भी फॉल्स होगा स्टेटमेंट, क्योंकि छोटा मोटा पार्ट्स हटाना किसी मशीन का, इससे ना तो उस मशीन की वैल्यू बढ़ रही है ना कोई एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, फिर रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। फॉल्स, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस सिंस इट इज पार्ट ऑफ इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट।
लीगल फी टू एक्वायर अ प्रॉपर्टीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आप बार बार पढ़ चुके हैं, किसी एसेट को खरीदने से लेकर उसे यूज़ में लेने तक, किसी भी एसेट को यूज़ में लेने से पहले तक का जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल नेचर का होगा, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो अभी कुछ एक्वायर करने, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे, यूज़ में लेना तो शुरू ही नहीं किया, तो किसी भी एसेट को काम में लेने से पहले या काम में बनाने योग्य, काम में बनाने के लिए कोई एक्सपेंस आप करते हैं तो वो कैपिटल नेचर का माना जाता है। True, legal fees paid to acquire any property is a part of cost of that property, वो ज़मीन की कॉस्ट में जुड़ेगा। It is incurred to possess the ownership right, क्योंकि आपको ऑनरशिप मिल रही है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हेंस अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्प्रेरी हट, ये कई बार आ चुका है पॉइंट कि कोई टेम्प्रेरी हट आपने बनाई है क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस, क्योंकि सिनेमा हाउस आप बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, एंड वर डिमोलिश, ये टेम्प्रेरी झोपड़ियाँ गिरा दी जाएंगी व्हेन द सिनेमा हाउस वॉज रेडी, जब सिनेमा हाउस तैयार हो जाएगा। इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ट्रू, ये कैपिटल एक्सपेंसेस है, क्योंकि किसी फिक्स एसेट को काम में लेने योग्य बनाने के लिए अगर आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो वो उसकी कॉस्ट का पार्ट होता है। कोई छोटी मोटी झोपड़ियाँ बनानी पड़ती हैं जब साइट चलती है, ताकि आप उसमें सीमेंट के कट्टे रख सकें, अपने और चीज़ें इक्विपमेंट रख सकें, आपके एम्प्लॉय रह सकें, वर्कर रह सकें, तो ये कैपिटल एक्सपेंस माना जाएगा। ट्रू, सिंस टेम्प्रेरी हट वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन, ये ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन के लिए बनाना, देयर कॉस्ट शुड बी एडेड, उनकी कॉस्ट जुड़ेगी टू द कॉस्ट ऑफ सिनेमा हॉल एंड दस कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब किसी खर्चे को जब असेट की वैल्यू में आप जोड़ते हैं तो उसे अकाउंट में कैपिटलाइज करना बोलते हैं कि इस खर्चे को आपने कैपिटलाइज किया है। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, मनी स्पेंड ₹10,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आपने 10,000 रुपये ट्रैवलिंग का खर्चा किया आउट द डायरेक्टर ऑन ट्रिप अब्रॉड, विदेश भेजने पे डायरेक्टर को, फॉर परचेज ऑफ कैपिटल असेट, किसी कैपिटल असेट को खरीदने से पहले या उसे काम में लेने तक जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल नेचर का होगा। तो मशीन खरीदने गया है डायरेक्टर, तो ये कैपिटल नेचर का माना जाएगा एक्सपेंडिचर। Amount spent ₹5,000 as lawyer fee to defend a suit claiming that firm factory site belong to the plaintiff land, वही सेम रेवेन्यू एक्सपेंस अभी आया था एग्जांपल, आपने केस लड़ा अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, तो 5,000 रुपये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। एंट्रेंस फीस आप दे रहे हैं 2,000, रिसीव, देखिए रिसीव की बात है, खर्चे की बात नहीं कर रहा, रिसीव हुई है राम एंड श्याम सोशल क्लब, ये तो आप समझते हैं कोई जिम की आप मेंबरशिप लेते हैं, किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको मेंबरशिप फीस या एंट्रेंस फीस देनी होती है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको पैसे देने होते हैं, तभी आप उस क्लब की और जिम की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो उस क्लब की बात की जा रही है कि उस क्लब को, राम श्याम एक सोशल क्लब है, उसको पैसे मिले हैं 2,000, किसी ने मेंबरशिप दी है, तो क्या वो बार बार मेंबरशिप देगा? क्या एक बार मेंबरशिप लेने के बाद हर महीने देंगे? नहीं, ये रिकरिंग नेचर की नहीं हुई, ये वन टाइम फीस होती है जनरली, तो ये कैपिटल रिसिट मानी जाएगी। रेवेन्यू रिसिट तो जो डे टू डे की एक्टिविटी से पैसा मिलता है वो रेवेन्यू रिसिट होती। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि रिसीव हुआ है अमाउंट, खर्चे की बात नहीं कर रहा, वो रिसीव की बात कर रहा है, तो इन दोनों में से चूज़ करना है आपको कि ये कैपिटल रिसिट हो गया, रेवेन्यू रिसिट, आपने डिफरेंस पढ़ लिया था। रेवेन्यू रिसिट जो डे टू डे एक्टिविटी से आपके पास पैसा आता है, जैसे सामान बेचा, अपना स्टॉक बेचा, कोई ब्याज वगैरह मिला एफडी पे एक्सेट्रा, वो रेवेन्यू होगा। पर जो नॉन रिकरिंग नेचर के रिसिट है वो कभी कभी मिलती है, वो कैपिटल रिसिट मानी जाएगी। तो आपका आंसर होगा कैपिटल रिसिट। सब्सिडी ऑफ ₹40,000 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, सब्सिडी तो आप समझते हैं सहायता राशि, गवर्नमेंट हेल्प करती है, कई बार बिजनेसेस की अनुदान राशि देती है अपने पास से सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे की कैपिटल के लिए, आप पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास से, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो डे टू डे की एक्टिविटी के लिए बिजनेस में जो पैसा चाहिए, भाई बिजनेस में डेली खर्चा होता है ना, चाय पिलानी है किसी को, थोड़े बहुत और खर्चे होते हैं, तो ये सब वर्किंग कैपिटल के होते हैं। जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा आप रोक के रखते हैं बिजनेस में, डे टू डे के खर्चे के लिए जो पैसा बिजनेस में होल्ड करके रखा जाता है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला भी होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट से आपको 40,000 रुपये मिले हैं डे टू डे एक्टिविटी के लिए, तो हेडिंग से पता चल गया, तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए मिला है पैसा, तो ये कौन सी रिसिट होगी? रेवेन्यू रिसिट। क्लियर? रिसिट है ना, देखिए जब भी ऑप्शन है तो आप तीनों को देखिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये हो नहीं सकता क्योंकि रिसीव हुआ है पैसा, खर्च में तो पैसा जाता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गया। कैपिटल रिसिट और रेवेन्यू रिसिट में से चूज़ करना है, तो कैपिटल रिसिट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटी के लिए मिला है पैसा, तो ये कौन सी रिसिट होगा? रेवेन्यू रिसिट माना जाएगा।
इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ, इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। इंश्योरेंस क्लेम मतलब कोई एसेट आपकी डैमेज हो गई होगी, कोई प्रॉपर्टी में नुकसान पहुंचा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है। तो पहले हम चेक करते हैं कि इन तीनों में से किस में आ सकता है। एक्सपेंडिचर तो देखिए हो ही नहीं सकता, रिसीव हुआ अमाउंट तो खर्चा तो है नहीं, खर्चे में तो पैसा जाता है तो ये तो आउट हो गया। अब बचा कैपिटल और रेवेन्यू। तो रेवेन्यू तो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। क्या इंश्योरेंस क्लेम डेली मिलता है? नहीं सर, रेवेन्यू डे तो हो नहीं सकता, फिर ये कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो ये कॉमन सेंस से ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, डे टू डे बेसिस पे ब्याज मिलता ही आपको जितने महीने के आप एफडी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये क्या रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम IDBI एज अ मीडियम टर्म लोन है, देखिए लोन लिया है आपने फॉर ऑगमेंटिंग मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और आपने इसके लिए लोन लिया है। पर ये टर्म लोन है, टर्म लोन मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने लोन लिया है, तो लोन आपके पास पैसा आया है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हो ही नहीं सकता, लोन लिया है तो पैसा आया है, खर्चा तो हुआ ही नहीं है, तो ये तो आउट हो गया गेम से, मतलब ऑप्शन से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हो नहीं सकता, ये भी खर्चा है, बट कैपिटल रिसिप्ट, तो ये कैपिटल लोन लेना कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे भी लोन लिया है आपने, डे टू डे एक्टिविटी डेली तो लेते नहीं है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट बेचा है, कोई पैसा आया है, रेवेन्यू मतलब सेल। ऑर्डिनरी इज रिपोर्टेड एज ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड इन विच, आप इसे कब इसे अर्निंग मानेंगे, आपने 11th क्लास से पढ़ रहा है कि जब ये राइट इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसे ये पेन है, मैंने बनाया, मैं मैन्युफैक्चर पेन का, मैंने आपको बेचा, भले पैसे आप 2 महीने बाद देंगे, पर राइट टू इस्टेब्लिश हो गया ना, मुझे राइट टू रिकवरी मिल गया। अगर आप पैसे देने से मना करते हैं तो मैं कोर्ट केस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सामान बेचा था, तो मैं आज ही से सेल मानूंगा, भले पैसा बाद में मिले उससे मतलब नहीं है, मेरे पास राइट तो आ गया क्योंकि मैंने टाइटल ट्रांसफर कर दिया, ये ऑनरशिप आपको दे दी इस पेन की, अब आप हो गए इसके ऑनर, और मेरे पास राइट आ गया कि अगर आप कल को पैसे देने से मना करते हैं तो मैं आप पे सूट फाइल करके यानी कंप्लेन करके पैसा ले सकता हूँ। तो रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब राइट इस्टेब्लिश हो जाता है, आप अपना काम कर दे, अपनी तरफ से आपने काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, सेल कर दिया प्रोडक्ट का, भले पैसे नहीं दिए आपने, पर वो आज ही सेल मानी जाएगी। तो ये पूछा है कब मानेंगे आप अर्निंग, सेल इज मेड, जब सेल हुई है तब मानेंगे, कैश कलेक्ट होगा तब मानेंगे, या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा तब मानेंगे। तो एक एक करके समझते, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पे तो सेल मान नहीं सकते आप अर्निंग, क्योंकि बिकेगा ही नहीं, तो अर्निंग है तो आपके पास में रखा हुआ, तो ये तो आउट हो गया। कैश कलेक्ट हुआ या सेल मेड, तो सेल मेड होगी, पहले सेल होगी तभी तो कैश कलेक्ट होगा, राइट। तो सेल मेड, जिस दिन सेल हुई हम उसी दिन मान लेते हैं कि हमारी अर्निंग हो गई, भले पैसा बाद में मिले, उधार भी बेचते हैं तो पैसा बाद में भी मिल सकता है। इफ़ रिपेयर कॉस्ट ₹20,000, आपने रिपेयर करवाई है 25,000 की, वाइट वॉश कराया है एक्सपेंस 5,000, बोथ दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू प्रेजेंटली यूज बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग प्रेजेंटली आप बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसके वाइट वॉश कराना, रिपेयर कराना, इससे कोई एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं बिल्डिंग की, तो ये खर्चा तो रेवेन्यू नेचर का होगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया मतलब ग्राउंड फ्लोर बना होगा, आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया होगा, या ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे होंगे, आपने 2 कमरे और बनाए होंगे, तो एक्सटेंड करना, तो ये तो कैपिटल नेचर का होगा, इससे आपकी बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। और कोई भी खर्चा जो आपकी एसेट की कैपेसिटी बढ़ाता है या आपकी कॉस्ट को कम करता है, वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा, ये कैपिटल नेचर का होगा। एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम 19,000, देखिए इलेक्ट्रिक इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपकी जो वायरिंग सिस्टम है उसमें आपने इम्प्रूवमेंट कराया है, तो इससे आपकी कॉस्ट कम होगी, बिजली का खर्चा कम आएगा, तो ये खर्चा भी कैपिटल नेचर का होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा आपको। द अमाउंट इज टू बी एक्सपेंस, बताइए आप एक्सपेंस किसे मानेंगे, एक्स मतलब रेवेन्यू, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन बोलता है कि एक्सपेंस किसे मानोगे, इट मीन्स P&L के डेबिट में किसे ट्रांसफर करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंस हाथों हाथ P&L के डेबिट में ट्रांसफर होते हैं। तो एक तो ये बता दिए 25,000 रिपेयर और ये 5,000 की वाइट वॉश, आपका आंसर होगा 30,000। नेक्स्ट, what are the basic consideration in distinguishing between capital and revenue expenditure, जब आप किसी खर्चे को कैपिटल रेवेन्यू के बीच में बांटते हैं तो कौन सी बेसिक बातें आप समझते हैं। तो ये चैप्टर के स्टार्टिंग में आ गया था, द बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर, एक तो नेचर देखा जाता है बिजनेस का कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, अगर आप डे टू डे डील कर रहे हो उस चीज़ में तो रेवेन्यू नेचर की होगी। रिकरिंग नेचर देखा जाता है कि वो एक्सपेंसिव रिकरिंग डे टू डे एक्टिविटी के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर डे टू डे हो रहा है तो रेवेन्यू होगा।
पर्पस देखा जाता है एक्सपेंसेस का कि वो खर्चा किस लिए किया जा रहा है। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, उसका बिजनेस पे कमाने की क्षमता पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो कैपिटल नेचर का होगा, और मेंटेन रहेगी तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। मटेरियलिटी देखा जाता है, मटेरियल था कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। छोटा मोटा खर्चा है 2, 5, 10 हज़ार का तो आप उसे कैपिटल नेचर का नहीं मानते हैं, भले ही उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले तब भी। तो मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व भी देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेवेन्यू रिसीट को बताइए, गिव एग्जांपल दीजिए। रेवेन्यू रिसीट जो डे टू डे एक्टिविटीज से पैसा आता है, हाउ आर दीज रिसीट ट्रीटेड, इन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है। पीएनएल में ट्रांसफर होती है इनकम, ये तो पता ही है। रिसीट विच आर ऑब्टेन, जो पैसा मिलता है इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस के दौरान, इन कोर्स मतलब दौरान, एक्टिविटीज़ आर रेवेन्यू रिसिट, वो रेवेन्यू रिसिट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जैसे जो गुड्स और सर्विस देने से जो पैसा मिला, इंटरेस्ट इनकम एटसेट्रा। रेवेन्यू रिसिट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद एक्चुअल कैश। मैं तो पहले ही बताया था एक्चुअल कैश में और रेवेन्यू रिसिट में डिफरेंस आ सकता है। जैसे मैंने आज 10,000 रुपये का सामान किसी को बेचा कैश में, तो 10,000 रुपये की सेल हुई, रेवेन्यू लिखूँ या सेल, रेवेन्यू बोलनी या सेल बोलनी। कैश भी मेरे पास 10,000 का आ गया, राइट। और आज मैंने लोन भी लिया बैंक से 5,000 का कैश में, तो मेरे कैश में तो 15,000 होंगे, कैश रिसिट तो मेरी 15 होगी, पर रेवेन्यू रिसिट मेरी 10,000 है। तो ये मैच नहीं होगी, जरूरी नहीं है मैच हो हमेशा, क्योंकि रेवेन्यू में तो आप उसी चीज़ को रेवेन्यू मानते हैं जो इनकम है। तो ये कैश में तो सारी चीज़ें आती हैं, जो पैसा डेटर ने दिया वो भी आएगा, और जो लोन वगैरह आपने लिया, ब्याज मिला, वो सब आएगा। तो ये इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, रेवेन्यू रिसिट का कैश की रिसिट के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। रेवेन्यू रिसिट आर क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, हम 11 से पढ़ रहे हैं। जो रेवेन्यू रिसिट होती है, जो रेवेन्यू इनकम होती है, वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी एक्सपेंस को कैपिटल रेवेन्यू में कैसे बांटा जाता है, क्यों बांटना ज़रूरी है, इसका लॉजिक हम पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 चैप्टर 1 का। अगर कोई आपका डाउट है प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।